एसटीएन चैनल के खास मुलाकात कार्यक्रम में हम हर रोज़ एक नए मेहमान से आपको रूबरू कराते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ साहित्यकार, कथाकार ममता जी महक हैं। ममता जी महक से हम जानेंगे इनकी साहित्य के क्षेत्र में क्या भूमिका है, साथ ही इनके जीवन परिचय के बारे में हम इनसे जानेंगे कहाँ से हैं, शिक्षा दीक्षा इनकी कहाँ हुई और साहित्य के प्रति इनका रुख कैसे आया। आइए हम बात करते हैं ममता महक जी से। ममता जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है जी। ममता जी, आप का जीवन परिचय हमारे दर्शकों को बताएं। आप कहाँ से आप हैं और शिक्षा दीक्षा आपने कहाँ ग्रहण की और आपका इस क्षेत्र में योगदान क्या रहा? जी, मैं मूलतः कोटा की रहने वाली हूँ और बेसिक जो मेरी एजुकेशन है वो भी कोटा से ही हुई है। उसके बाद मैंने MBA किया हुआ है पोद्दार इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जयपुर से, और उसके बाद शादी हो गई तो कुछ खास किया नहीं। नौकरी के लिए भी की कोशिश, लेकिन फिर नहीं लगी तो अपना जो है कुछ और देखा। तो फिर इसी क्रम में मैंने धीरे धीरे आकाशवाणी कोटा की तरफ अपना रुख किया और वहाँ पर मैंने काम करना शुरू किया 2011 से। तो वो मैं अब तक जारी रखे हुए हूँ। और जहाँ तक आप साहित्य के बारे में पूछ रहे हैं, तो साहित्य की यात्रा मेरी जो है वो बहुत पहले से शुरू हो गई थी। जब मैं कॉलेज में थी, जब मैंने ग्रेजुएशन किया, तब भी लिखती थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि बस लिख के छोड़ देते हैं, लिख लेते हैं, कहीं डायरी में रह जाती है, किसी पन्ने में रह जाती है, तो ऐसी बिखरी हुई थी। लेकिन जब ये कोरोना वाला जो ब्रेक आया, ये बहुत लंबा ब्रेक था, लगभग 2 साल 2.5 साल हमने इसमें गुजारे हैं। थोड़ा अपने बारे में भी सोचने का वक्त मिला है, कुछ और ज़िंदगी का जो अनुभव हुए, तो मुझे लगा कि क्यों ना अपन कुछ ऐसा करें जो अभी तक नहीं किया हो, कुछ ट्राई करें, कुछ नया, कुछ नई कोशिश करें। तो इसी क्रम में फिर मैंने अपना जो जितना भी मेरा लिखा हुआ था, मैंने उस सबको समेट करके मैंने जब अपने पतिदेव को दिखाया कि ये है, तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं इसको प्रकाशित करवा ले। तो बस इसी तरह से ये साहित्य की जो यात्रा है ये शुरू हुई। ममता जी, आप गृहिणी हैं जी, और एक गृहिणी होने के नाते जिम्मेवारी परिवार के प्रति ज़्यादा है। बिल्कुल। लेकिन जो साहित्य का एक क्षेत्र है, एक बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र है, किस तरह आपका रुझान इसमें रहा? साहित्य के प्रति रुझान तो ये बताऊं कि 11th क्लास से मेरे पास इंग्लिश लिटरेचर था, तो साहित्य से जुड़ाव तो था। पढ़ना अच्छा लगता था, लिखना भी अच्छा लगता था, और कविताएं पढ़नी अच्छी लगती थी, कहानियां पढ़नी अच्छी लगती थी। तो धीरे धीरे वो जो इंटरेस्ट जो जब मैं पढ़ती गई, आगे बढ़ती गई उस क्षेत्र में, तो कुछ निजी अनुभव और साहित्यिक भाषा दोनों का मिलाप करते हुए फिर मैंने लिखना शुरू किया। शुरू में ऐसा नहीं है कि लिखते बहुत अच्छा लिखा, ये नहीं हुआ कि अरे वाह क्या लिख दिया है, नहीं। शुरू में तो इतना खराब लिखा कि जो पढ़ता हुआ कहता कि ये बच्चों जैसी कविताएं कहाँ से आई हैं। तो फिर धीरे धीरे अपने आप को परिष्कृत करने के लिए मैंने उपन्यास पढ़े, बड़े बड़े राइटर्स को पढ़ा, उनकी कविताएं पढ़ी, कहानियाँ पढ़ी। तो इस तरह से फिर मेरा भी जो है वो परिष्कृत, क्या कहूँ उसको, कि परिमार्जन होता गया, कि मैं भी थोड़ा थोड़ा ठीक ठीक लिखने लगी। और आज तो रेस्ट इज़ द हिस्ट्री, सब जानते ही हैं। लेकिन आप गृहिणी हैं जी, समय कैसे निकाल पाती है इसमें? हाँ, ये तो है कि एक गृहिणी के लिए समय निकालना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं अपना समय चुराती हूँ। आप यकीन नहीं मानेंगे कि जैसे कोई किताब है, उसको मुझे पढ़ना है, तो मेरे पास कोई ख़ास समय नहीं है कि मैं रात को पढ़ूंगी या दिन में पढ़ूंगी। मैं रोटी बेल रही हूँ और वो किताब मैंने सामने रखी हुई है, मैं रोटी बेलती जा रही हूँ, उस किताब को पढ़ती हूँ, अगला पन्ना, रोटी बेली, ठीक है, ये हुआ। अब जब बचता है समय, जैसे बच्चा है छोटा, उसको सुलाया, उसके बाद पढ़ा। कोई ऐसा काम कर रही हूँ जिसमें मेरी आंखें व्यस्त ना हो, जैसे हाथ से ही कुछ कर रहे हैं, तो फिर मैं आंखों को कहाँ कंसंट्रेट करती हूँ? किताब पर। तो इस तरह से मैं ये काम करती हूँ सर। लेखन में आप, साहित्यिक लेखन में आप
आपके प्रेरणा स्रोत कौन कौन रहे जिनके वो आपके साहित्य पर प्रभाव पड़ा आपका? कोई पर्टिकुलर या कोई विशेष तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ इन दिनों जो मैंने पढ़ा, तो जब मैंने शुरू किया लिखना तो शेक्सपियर से मेरी जो है शुरुआत रही। शेक्सपियर मैंने बहुत पढ़ा है। उनकी कविताएं भी हैं, उनकी कहानियाँ भी हैं, उनके ड्रामा भी हैं। तो उनकी जो भाषा है, सबसे बड़ी बात यह है कि शेक्सपियर की जो भाषा है वो पुरानी अंग्रेज़ी है, लेकिन उन्होंने उस पुरानी अंग्रेज़ी को भी इतने क्या कहे खूबसूरत तरीके से प्रस्तुत किया है कि एक बार में पढ़ के आपको मैं कहूँगी कि लिखने की प्रेरणा स्वतः ही मिल जाती है। तो उन्हें मैंने पढ़ा। फिर हाल ही में कई सारे राइटर्स ऐसे हैं जो बहुत फेमस हुए हैं। चेतन भगत जी को मैंने पढ़ा, वो भी बहुत अच्छा लिखते हैं। हमारे राजस्थान के ही, बल्कि राजस्थान के क्या कहूँगा, हमारे कोटा के ही राइटर्स हैं, जैसे कि जितेंद्र निर्मोही जी हैं, विजय जोशी जी हैं, और राजस्थानी भाषा के राइटर्स हैं, गिरधारी लाल मालव जी हैं, कमला कमलेश जी हैं। उनको मैंने पढ़ा तो उससे और ज़्यादा मुझे प्रेरणा मिली। ममता जी, जी, आपने किस किस विधा में लिखा और कितना लिख चुके हैं आप? जी, मैं पहले तो बता दूं कि मैं तीनों ही भाषाओं में लिख लेती हूँ, अंग्रेज़ी, हिंदी और राजस्थानी। राजस्थानी की शुरुआत मेरी ऐसे हुई कि जब मैं आकाशवाणी कोटा पे काम करने लगी तो मुझे रीजनल जो लैंग्वेज है, अपनी लोकल लैंग्वेज है राजस्थानी जो है, उसी का प्रोग्राम करना था। तो वहाँ से राजस्थानी भाषा का मेरा सफ़र शुरू हुआ। तो मैं अब मेरी एक तो कविता संग्रह आ चुका है, और एक बाल काव्य संग्रह है, और एक मेरा जो है वो कहानियों का संग्रह आ चुका है। तो तीनों ही लिख लेती हूँ। और वैसे अगर आप नॉर्मली जनरली पूछेंगे तो मेरी जो पहचान है वो एक समीक्षक के रूप में है। तो अब तक लगभग 52-53 किताबों की मैं समीक्षा लिख चुकी हूँ, जो प्रकाशित भी हो चुकी है। ममता जी, जी, जो विधा है आपकी उपन्यास की, उसमें आपने क्या समाज के लिए दिशा दी है? मैंने कहानियाँ जो लिखी हैं, जो मूलतः कहानियाँ लिखी हैं, अभी हाल ही में मेरा एक संग्रह आया है, वो राजस्थान साहित्य अकादमी जो हमारा उदयपुर का है, उससे अनुदान प्राप्त किया है उसने। तो उस संग्रह में मैंने जो कहानियाँ लिखी हैं वो समाज के जो संबंध हैं, हमारे परिवार के कहें आप या सामाजिक संबंध कहें, उनमें जो उलझाव आ जाता है उसको कहीं ना कहीं सुलझाने की कोशिश है उनमें। और जो मेरी कविताएं हैं वे भी सामाजिक सरोकारों से रिलेटेड है। तो उसमें मैंने कोशिश की है कि समाज के जो छोटे छोटे ऐसी छोटी छोटी सी समस्याएं हैं, छोटे छोटे ऐसे बिंदु हैं जो छूट से रहे हैं, लेकिन उन पर चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। तो मैंने उन चीज़ों को अपने लेखन में लिया है। इसमें जो आपने आप कथाकार हैं जी, जो कल्पना और यथार्थवादी के रूप में कितना दर्शाया है आपने? कल्पना और यथार्थवाद की जब बात करें तो जैसे मैंने कुछ कॉन्सेप्ट तो यथार्थ के लिए हैं, लेकिन सब कुछ यथार्थ से काम नहीं चल सकता, क्योंकि जब कथा का कथानक आगे बढ़ता है तो केवल उस यथार्थ से जुड़ा हुआ नहीं रहता, हमें कुछ चीज़ें काल्पनिक लेनी ही होती हैं। जैसे कि हम कैरेक्टर पात्र काल्पनिक ले लेते हैं, हम उसमें कुछ छोटी छोटी जो कथाओं के उपकथानक हैं वो काल्पनिक ले लेते हैं। तो उससे क्या है कि कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन हमने काल्पनिक उपकथानक लेकर के उस मूल कथानक को मजबूती दी है और उसे आगे बढ़ाया है। उसके दो कारण हैं कि जो व्यक्ति केवल यथार्थवादी कहानियाँ पढ़ता है उसे भी उसमें पढ़ने के लिए कुछ ना कुछ मिलेगा, और जो काल्पनिक कहानियाँ पढ़ना चाहता है उसे भी अपने जो रुचिकर जो चीज़ है वो मिलेगी कहानियों में। तो मैंने कोशिश की है कि यथार्थ इतना ज़्यादा हावी ना हो जाए कि वो बोझिल लगने लगे, और काल्पनिक भी जो कल्पना है वो भी इतनी ज़्यादा हावी ना हो जाए कि हमें जो मूल कथानक है वही कहीं खो जाए, या जो पढ़ने वाला पाठक है वो कल्पना लोक में चला जाए। तो मैंने कोशिश की है कि दोनों को इस अनुपात में मिला करके मैं कोई भी कथा लिखूं कि
वो एकदम आपको लगे कि नहीं ये ठीक है, बिल्कुल सटीक है, जी। तो मैंने कोशिश यही की है। ममता जी, आज देखा जाता है कि बाल साहित्य कहीं खो गया है। बिल्कुल। पहले जो बचपन में भी बाल साहित्य का जो स्वरूप आता था, तो बच्चा का जो शैक्षणिक विकास और जी। मानसिक विकास और बौद्धिक विकास वह अच्छी तरह होता था, लेकिन आज ये देखने को नहीं मिलता। तो आपने बाल साहित्य भी लिखा है जी। तो इसकी क्या भूमिका है? सर, आज का ज़माना ऐसा है कि आज बच्चा जो है ना वो मोबाइल को तो मतलब ऐसे हो गया खिलौनों की तरह। मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर, ये सब उसके लिए बहुत नॉर्मल चीज़ हो गई है। तो वो क्या करता है कि वो श्रम नहीं करना चाहता। बच्चा सोचता है कि बस उसमें देख लिया, मोबाइल में, टीवी में देख लिया, हो गया। पहले हम खुद हमारे ज़माने की बात कर रही हूँ मैं, कि मैं तो जो है लाइब्रेरी में जाकर के किताबें पढ़ती थी, और हमें प्रेरणा भी यही दी जाती थी। स्कूल में टीचर्स कहते थे बच्चों जाओ लाइब्रेरी में जाओ, कि अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, कहानियाँ पढ़ो, कविताएं पढ़ो। हमारे जो बुज़ुर्ग हैं घरों के, वो भी कहानियाँ सुनाते थे हमें, तो उससे बच्चे की जो कल्पना शक्ति है वो बढ़ती थी। अब आज बच्चे को सब कुछ परोसा हुआ मिल रहा है, उसे उसकी कल्पना शक्ति कहीं नहीं है। वो टीवी के आगे एकदम ऐसे बैठ जाएगा रोबो की तरह, और बस बैठ करके उसे देखता रहेगा। उसका दिमाग कहीं नहीं चल रहा है ना, टीवी पर उसको कुछ सोचने पर मजबूर किया जा रहा है। जब हम कहानी सुनाते हैं किसी बच्चे को तो हम पूछते हैं पता है फिर ऐसा हुआ, बताओ फिर ऐसा हो तो क्या होगा। तो बच्चा सोचेगा, 1 पल 2 पल तो सोचेगा, उसे जवाब सूझे ना सूझे, लेकिन उसके दिमाग में कहीं ना कहीं वो बात तो रहेगी। इनफैक्ट हमारे बच्चे तो ये करते हैं कि बार बार उन कहानियों को सुनते हैं हमसे, कि फिर वो कहानी में क्या हुआ था दोबारा सुनाना, तिबारा सुनाना। तो ये चीज़ है ना। तो मैंने जब देखा कि मेरे बच्चे कहानियाँ सुन रहे हैं, कविताएं सुन रहे हैं, तो क्यों ना दूसरे बच्चों को भी इससे लाभ हो। तो इसलिए मैंने ये जो बाल काव्य संग्रह है ये मैंने फिर बनाना शुरू किया। बाल कविताएं लिखी। कविताएं भी मैंने कुछ गूढ़ जो विषय हैं उन पर नहीं लिखी, जैसे कंप्यूटर है, ड्रोन है, टीवी है, मोबाइल है, या जंगल की जो छोटी छोटी कहानियां हैं, इनको लेकर के मैंने कविताएं बनाई। तो वो पसंद भी की जा रही हैं। और मेरा ये लिखने का उद्देश्य यही है कि जो बच्चे टीवी में और मोबाइल में कहीं खो से गए हैं, एक बार इससे देखें, पढ़ें। हमारे घर पे, और ये पहल मैं यही करती हूँ कि हमारे घर जो भी मेहमान आ रहे हैं, परिचित आ रहे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं, अगर उनके साथ छोटे बच्चे हैं तो हम उनको किताबों के बीच बैठाते हैं। फिर वो अपने मम्मी पापा से कहते हैं कि हमें भी ये किताब चाहिए, हमें भी वो कहानियों की किताब चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जो किताबें हैं ये इस उद्देश्य की तरफ बढ़ रही हैं। बस यही था मेरा कि बाल जो कविता है उसका संग्रह है, बाल साहित्य के लिए मैं थोड़ा बहुत कुछ कर सकूं। आगे संभावनाएं हैं अभी तो बहुत सारी। आपकी मौलिक कृतियाँ कौन कौन सी है? जी, मेरी पहली कृति है काव्य संग्रह की, उसका शीर्षक है फुर्सत के सबक। उसमें सारी कविताएं हैं, कुछ विशेष विषयों पर भी हैं तो कुछ सामान्य विषयों पर भी हैं। और दूसरी पुस्तक है धमा चौकड़ी, जो कि बच्चों के लिए बाल काव्य संग्रह है। और तीसरी पुस्तक हाल ही में आई है जो है किताब के बहाने, ये एक कहानी संग्रह है। और तीनों ही किताबों को अकादमियों से अनुदान प्राप्त है। आगे कौन सी कृति आपकी जिस पर आपका मनन चल रहा है जी, वो बताएं दर्शकों को। मेरी जो समीक्षा की कड़ी है, मैं फेसबुक पर अपने समीक्षा की कड़ी डालती हूँ, तो वो लगभग 52-53 हो गई है। तो मुझसे सभी ने कहा कि आप क्यों ना समीक्षा की एक पुस्तक लेकर आएँ। तो हाड़ौती अंचल में हमारी जो राजस्थानी के जितने भी कथाकार अब तक रहे हैं, जिनकी भी मूल कृतियाँ कहानियों की आ चुकी हैं, उन सब पर मेरी एक नई कृति आ रही है, हाड़ौती अंचल को कथा जगत। तो वो समालोचना की कृति है। और मुझे भी कहानियाँ लिखना पसंद है, तो मेरी एक स्वयं की राजस्थानी कहानियों का जो है वो एक संग्रह आ रहा है। उसका नाम अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन उसकी कहानियाँ लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं और वो पब्लिकेशन के दौर में ही है। ममता जी, जी, इस मंच के माध्यम से आप समाज को क्या संदेश देना चाहती हैं साहित्य की रूप में? देखिए, एक साहित्यकार जो है वो वही लिखता है जो वो समाज में देखता है। कहते हैं ना कि साहित्य समाज का दर्पण है। तो साहित्यकार
कोशिश यही करता है कि वो अच्छे से अच्छा लिखे और समाज को कुछ ऐसा दे पाए जिसे कि समाज पढ़ कर के आगे बढ़े। पिछले जो दौर रहे उसमें लोगों का पढ़ने का रुझान बहुत कम हुआ है। पाठक जो है वो मिलना बहुत मुश्किल है। साहित्यकार तो बहुत हो गए हैं, लिखते हैं, किताबें भी बहुत है, ऐसा नहीं है कि किताबें नहीं हैं। आप लाइब्रेरी में जाके देखें, अनगिनत किताबें हैं, लेकिन उनको पढ़ने वाला नहीं है। तो ये लोग जो पाठक जो अपने मोबाइल पर केवल क्या कहेंगे, वीडियो की स्क्रॉलिंग करके आगे बढ़ रहे हैं, तो अपनी कल्पना शक्ति को थोड़ा बढ़ाइए। हमारी जो भाषा, जो पहले भाषा थी हमारी, वो कितनी विकृत हो चुकी है। उसका कारण यही है कि हमने पढ़ना छोड़ दिया, हमने अच्छा साहित्य पढ़ना छोड़ दिया। तो एक साहित्यकार अपना जो उत्तरदायित्व है वो बहुत अच्छे से निभा रहा है। बस अब आवश्यकता है तो वो है पाठकों की, कि पाठक अपने जो आसपास जो भी लाइब्रेरी है या जिनसे वो ले सकता है किताबें, उन्हें पढ़ें और आगे बढ़े और अपनी भाषा को परिष्कृत करें, समाज के बारे में जाने और लोगों को बताएं। तो बस यही मेरा प्रयास यही है कि एक साहित्यकार के रूप में मैं अच्छे से अच्छा लिख पाऊँ और समाज को, पाठकों को अच्छा साहित्य दे पाऊँ। ममता जी, साहित्य क्षेत्र में आपके सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही जिसमें आपको बड़ा पारितोषिक सम्मान मिला हो? ये तो पारितोषिक तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि ये थी कि केंद्रीय साहित्य अकादमी दिल्ली और राजस्थान साहित्य अकादमी बीकानेर और राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर, तीनों के जो कार्यक्रम हुए, उन तीनों में मुझे बहुत बड़े बड़े विषयों पर पत्र वाचन का सुअवसर प्रदान हुआ। और इस पत्र वाचन ने मुझे अपने आप को बताया कि मैं कितना अच्छा शोध कार्य भी कर सकती हूँ। सच में मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी चीज़ों को इकट्ठा करके इतने अच्छे पेपर बना पाऊँगी। और उन पेपर्स को जब मैंने प्रेजेंट किया, प्रेजेंटेशन तो ईश्वर की दया से बहुत अच्छा है ही, तो मैंने जब उसको प्रेजेंट किया, सब इतनी भीड़ के समक्ष जब मैंने उसको प्रस्तुत किया, तो वो जो एक रिएक्शन मुझे मिला, उसके बाद में जो फीडबैक मिला ना, वो मेरे लिए आज तक का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ऐसे तो यूँ तो कुछ पुरस्कार वगैरह मिले हैं, लेकिन वो मेरे लिए उतना मायने नहीं रखते जितना वो उस इतने साहित्यकारों और इतने पाठकों, इतने सुनने वालों की भीड़ ने जब उस पर फीडबैक दिया, तो वो मेरे जीवन का एक अविस्मरणीय पल था। और उसके बाद जो 2 पत्र हुए, दोनों पत्रों पर भी उसी तरह का फीडबैक मिला। तो मुझे लगा कि मैं परिष्कृत होती जा रही हूँ और लोग मुझे चाह रहे हैं, इससे ज़्यादा बड़ा पुरस्कार क्या होगा। ममता महक जी, साहित्य लेखन का क्रम आपका लगातार जारी रहेगा, ऐसा मानना है? जी बिल्कुल जारी रहेगा। जब तक मैं लोगों को पढ़ रही हूँ, लोगों को सुन रही हूँ, लोगों को देख रही हूँ, और तब तक मैं लिख भी रही हूँ। कहते हैं ना कि जब तक हम अनुभव नहीं करते उसको लिख नहीं पाते। तो जब अनुभव हो रहे हैं तो फिर लिखना क्यों रुकेगा। ममता जी, आपने कविताएं भी लिखी जी। हमारे दर्शकों को आपकी एक रचना जो आपको अच्छी लगे और दर्शकों को भी अच्छी लगे, आप सुनाइए। बिल्कुल। एक रचना मुझे बहुत पसंद है और मैं अक्सर वही सुनाया करती हूँ, तो आज भी वही सुनाऊंगी कि जब हम मिलते हैं लोगों से तो उसके बाद बिछड़ना भी पड़ता है, लेकिन बिछड़े तो इस तरह ना बिछड़ें कि कभी मिल जाएं तो हम एक दूसरे से आंख भी ना मिला पाएं, तो कुछ अच्छा करके बिछड़ें। तो इसी पर एक कविता है। तू ले जा साथ तेरे प्यारी सी ये यादें भी, तू ले जा साथ तेरे प्यारी सी ये यादें भी, जो मिल भी जाए कहीं, जो मिल भी जाए कहीं, थाम लेना आँखें भी, जो मिल भी जाए कहीं, थाम लेना आँखें भी। और सुख और दुख जो धूप छाँव की तरह आएंगे। रंजो हम जिंदगी के रंग हैं ये आएंगे, रंजो हम जिंदगी के रंग हैं ये आएंगे, फैसला तेरा हो, फैसला तेरा हो, गैरों की छोड़ बातें भी,
फैसला तेरा हो गैरों की छोड़ बातें भी, तू ले जा साथ तेरे प्यारी सी ये यादें भी। और एक और शेर सुनिएगा कि गिला न करके तेरी कीमतें अदा न हुई। हमारी ज़िंदगी निकल जाती है लेकिन हमें वो नहीं मिल पाता, शायद किस्मत में नहीं होता। कुछ लोग तो इसे सामान्य तौर पर लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि हमें ज़िंदगी भर वो नहीं मिला। गिला न करके तेरी कीमतें अदा न हुई, गिला न करके तेरी कीमतें अदा न हुई, तू पीरे पीर है, देवताओं के भी देवता, तू पीरे पीर है, बिकती है जिसकी राहें भी, तू पीरे पीर है, बिकती है जिसकी राहें भी, तू ले जा साथ तेरे प्यारी सी ये यादें भी, तू ले जा। ममता जी, आज के युवाओं को इस मंच से क्या संदेश देना चाहिए? युवाओं को मेरा यही संदेश रहेगा कि आप जो कर रहे हैं उसको तो कीजिए। आपने जो उद्देश्य, जो ध्येय, जो गोल आपने डिसाइड किया है अपने जीवन का, उसे कीजिए। बाकी ये जो आभासी दुनिया है, इसके झमेले में ना पड़ते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप शायद उस गोल को जल्दी अचीव कर पाएंगे। और अगर आपको कहीं लगता है कि आपको मनोरंजन की आवश्यकता है, एंटरटेनमेंट की ज़रूरत है, तो अच्छी किताबें पढ़िए। आप फिज़िकली उस किताब को नहीं पढ़ सकते तो अब तो ई बुक्स आ गई हैं, किंडल एडिशंस भी हैं, तो अच्छी किताबों को पढ़िए। आपको शब्द जो है वो तो मिलेंगे ही, बल्कि आपको प्रेरणा भी मिलेगी, आगे बढ़ने की प्रेरणा, अपने ध्येय को प्राप्त करने की प्रेरणा, और जीवन को एक संपूर्ण तरीके से जीवन जीने की प्रेरणा भी आपको मिलेगी। ये थी हमारे साथ ममता महक, रचनाकार, साहित्यकार। इन्होंने आपको साहित्य के क्षेत्र में जो इनकी उपलब्धि थी उसकी जानकारी दी और समाज बाल साहित्य के रूप में भी विस्तार से बताया। ये हमारे स्टूडियो में पधारी, बहुत बहुत धन्यवाद।